लाइव हुआ चाहते हैं फेसबुक पर। हमारी घड़ी ने सुबह के 10:30 बजा दिए और गालिबन हिंदुस्तान में इस वक्त रात के 9 बज रहे हैं और हमारे मेहमान भी आ चुके हैं। तो रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक बड़ी रोशन सुबह है, मगर खुन की 5 डिग्री। मौसम में खिजा की रंगीनियां बारिश में धुलकर ढल चुकी। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक बावकार सोशल वर्कर, शायरा और सफरनामा निगार से हुआ चाहती है। मोहतरमा रफिया नौशीन साहिबा माई चॉइसेस फाउंडेशन हैदराबाद की सीनियर काउंसलर और लायंस क्लब इंटरनेशनल की एक्टिव मेंबर हैं। खानगी तशद्दुद और बच्चों की स्मगलिंग, डोमेस्टिक वायलेंस एंड ट्रैफिकिंग ऑफ चिल्ड्रन पर इनका संजीदा काम है। इस सिलसिले में इनकी किताब तशद्दुद बिस्यार पर आज तफसील से बात होगी। शाहीन बाग के नगमे भी मोहतरमा की मार्कतुल आरा मुरतब करदा किताब है। आप खवातीन की बज़्म बनात की भी मसरूफ मेंबर हैं और हैदराबाद में मुकीम और मगन हैं। आइए, मोहतरमा का इस्तकबाल इरफान सिद्दीकी के एक मेरे पसंदीदा शेर से किया जाता है कि मुझे कमी नहीं होती कभी मोहब्बत की, ये मेरा रिस्क है और आसमां से आता है। मोहतरमा रफिया नौशीन साहिबा, आदाब, मिजाज गिरामी। आद- जी आदाब। अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम नाजरीन को मैं सलाम अर्ज करती हूँ। और ये एक बहुत अच्छा मौका है कि आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल हो रहा है। बहुत। इंशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू है। तो इससे पहले कि हम हैदराबाद की रंगीनियों में खो जाएं, आइए पहले कुछ तस्वीरें शेयर करते हैं, तो उसके बाद जी। बात होगी। तो जनाब, खुश आमदीद। शाहीन बाग के नगमे साहब, इस किताब का बड़ा चर्चा है और बर वक्त ये किताब आई थी आपकी, बहुत अच्छे। जी। तो इस पर बात होगी बाद में। और मेरी जी। आंखों की जबान, ठीक। समाज का परतो। आज ही सुबह सुबह किसी का मैसेज आया कि ये समाज का परतो किताब कहाँ मिलेगी। तो हमने उनको लिखा है, जाहिर है मेरे पास नहीं है, और मुझे जब मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा। तो ये अवेलेबल कहाँ है ये किताब? ऑन जी। हाँ, नहीं फिलहाल तो ये इसका पूरा मतलब किताबें खत्म हो चुकी हैं। ये अवेलेबल है, इस पर रेख्ता पर अवेलेबल रेख्ता है। पर है, गुड। वहां पर पढ़ी जा सकती है। अभी खरीदने का तो सवाल नहीं है क्योंकि सारी उसके नुस्खे फरोख्त हो चुके हैं। भाई लेकिन ये वाह, रेख्ता पर फराहम है, वहां पर पढ़ी जा सकती गुड। तशद्दुद बिस्यार साहब, ये किताब का नाम ही हमें बहुत पसंद, बहुत अच्छा। और ये वो कवर भी जिसने बनाया है बहुत अच्छा बनाया है।
वेरी गुड। कवर मैंने इसमें खुद बनाया, आपने खुद बनाया, माशाल्लाह। तो मैंने खुद डिसाइड किया। भाई वाह, वाह। लायंस क्लब इंटरनेशनल कोरोना वॉरियर्स ऑनर, वाह, बहुत अच्छे। ये क्या है सब? ये लॉयंस क्लब में हम लोगों ने वो अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट को बुलाया था, तो उनके साथ तस्वीर कशी की। अच्छा, अच्छा, अच्छा। रफिया नौशीन, गुड, एक्सेलेंट प्रेसिडेंट, वाह। हाँ, लॉयन क्लब के जरिए मुख्तलिफ इलाकों में क्लब बनाए जाते हैं, हम्म, तो वहां पर सालाना टारगेट होता है कि ये काम करने हैं। हम्म, और जो भी क्लब अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है, या जो भी प्रेसिडेंट बेहतरीन परफॉर्मेंस देता या देती है, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड मुझे मिला था चार मीनार के एरिया से। गुड, वही नुमाइंदगी करे चार मीनार के साथ जी। वाह, मुबारक। और अच्छा, डोमेस्टिक वायलेंस पे है ये। जी, हम्म, ये शऊर बेदारी प्रोग्राम की एक तस्वीर है कि हम स्लम्स में खवातीन के साथ जब काम करते हैं तो उनके साथ शऊर बेदारी की एक तस्वीर। वाह, वाह। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, भाई वाह, इस पे बात होगी। इन- ये भी लाइंस का ही है। हम्म, रेडियो चार मीनार, गुड, वुमेन आवर। अच्छा, पुलिस के साथ भी मिलकर काम कर रही हैं? यकीनन पुलिस के साथ मिलकर ही काम करना पड़ता है, क्योंकि कानून तो उन्हीं के हाथों में है। तो कानून के सहारे के बगैर, कानून की मदद के बगैर तो कुछ काम आगे बढ़ नहीं सकता। गुड। भाई वह नुक्कड़ नाटक। जी, नुक्कड़ नाटक भी किया जाता है। हाँ, ये तो हमने उस वक्त किया था सीएए की तहरीक के दौरान, लोगों को बताने के लिए कि हमारा दस्तूर क्या है और किस तरह से हम उसमें क्या क्या लिखा है। ये लोगों को जानकारी फराहम करने के लिए हमने ये नाटक किया था। वेरी गुड, और करते हैं मुख्तलिफ मौजुआत पर, बच्चों के साथ भी मिलकर करते हैं। वाह, सर्टिफिकेट। बड़े अवार्ड जमा किए हैं साहब आपने। जी, बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलिए साहब, खुश रहा करें। तो 2 मिनटों में बहुत कुछ हमने देखा और सीखा। तो बेशुमार आपके परस्तार और हमारे साये दीवार, यानी हमारी वॉल पर आ चुके हैं। जैसा नामक उर्दू सबसे पहला सलाम आपको पहुंचा रहे हैं। दिल्ली में नई पब्लिकेशन कंपनी है नामक उर्दू, जी। और आपको सलाम कह रहे हैं। और साद हाशिम लंदन, और लंदन यूके से आपको सलाम कह रहे हैं। और निखत आदा वालेकुम शाहीन अस्सलाम। सलाम कह रही हैं। अच्छा दोस्तों, ये बताना ज़रूरी है कि आप कहाँ से देख रही हैं, वरना ये नहीं बताऊंगा मैं रफ़िया साहिबा को कि किसका सलाम आया है। आरजू महक हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, और क्योंकि बहुत मशहूर हैं इसलिए इनका बता दें कि आरजू महक भी आपको आदाब कह रही हैं। और संगीता खन्ना अहमद हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं पुरानी, और ये जी, न्यूयॉर्क से देख रही हैं। और शाहिद माशाल्लाह। अख्तर हमारे अलीग दोस्त हैं और गुड़गांव से देख रहे हैं। डॉक्टर शाहिद अख्तर आपको आदाब कह रहे हैं। और आदाब असदुल्लाह आदाब। मीरुल हसनी पाकिस्तान से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। जी, तारिक सैयद भाई अलीगढ़ से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। मुश्ताक जी। कादरी दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। और अच्छा साहब, महमूद अहमद हमारे दोस्त हैं, थिएटर के बड़े अच्छे। और ये शाहिद अहमद देलवी साहब के साहबजादे हैं, न्यूयॉर्क से देख रहे हैं। और संगीता और महमूद आपको आदाब कह रहे आदाब आदाब हैं। आदाब। असद फैसल फारूकी भाई भी अलीगढ़ से देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और चलिए, बहुत से दोस्तों के सलाम हमने ले लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दोस्तों को जी जी, तमाम दोस्तों को वालेकुम हाँ, सलाम, वालेकुम आदाब अस्सलाम। कहती हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के ज्वाइन। बिल्कुल। तो मोहतरमा, आप आजकल बहुत संजीदा कामों में मसरूफ हैं, मगर जी, क्या बचपन भी ऐसा ही संजीदा था, या शोख? कुछ बचपन की बातें बताइए। बचपन इतना संजीदा नहीं था।
हम्म, बचपन तो बहुत शौक था, और स्कूल में, कॉलेजेस में बहुत सारी शरारतें हम करते थे। आपस में तो करते ही थे, और असातिज़ा के साथ भी शरारतें होती थी। जैसे मैं एक मिसाल देना चाहूँगी कि मैंने इंटरमीडिएट बीबी रज़ा डिग्री कॉलेज से किया है। तो बीबी रज़ा कॉलेज में मैं इंटर में थी, तो सुलेमान खतीब साहब की साहबजादी शमीम सुरैया साहिबा उस वक़्त वहाँ की प्रिंसिपल थी। तो हम लोग थ्रो बॉल खेलते थे। तो मैंने ये सवाल किया अपने साथियों से कि भई हमेशा कमेंट्री क्रिकेट की ही क्यों होती है? क्यों थ्रो बॉल की कमेंट्री नहीं हो सकती? तो सबने कहा कि क्या क्या ये मुमकिन है? तो मैंने कहा हाँ, मुमकिन है। तो करेगा कौन? मैंने कहा भई मैं करूँगी। अच्छा तुम करोगी? हाँ, तो फिर अब इसकी इजाज़त लेने की बात थी। तो ये बिल्ली के गले में घंटी कौन बाँधे बाँधने बाँधे वाली बात थी, तो फिर सब लोग कह रहे थे कि हाँ करो, अच्छा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जाके प्रिंसिपल से इस बारे में इजाज़त लें कि हम थ्रो बॉल की भी कमेंट्री करना चाहते हैं। खैर फिर हम ही हिम्मत जुटाए और जाके बोले, तो वो अ, बड़े ताज्जुब से हमें देखने लगे, फिर बोले अच्छा करना चाहते हैं? तो बोले हाँ, चलो जाओ करो। तो मैंने थ्रो बॉल की ज़बरदस्त कमेंट्री की थी, इतना हँस रहे थे कई मर्तबा, वो खेलने के दौरान हँसी-हँसी में उन लोगों के हाथ से बॉल छूट गया था, तो बहुत हमने एन्जॉय किया था। तो इस किस्म की जो है इनफ़रादी नौइयत की शरारतें हम करते थे कि ये क्यों नहीं हो सकता, वो क्यों नहीं हो सकता। और और एक भी शरारत बहुत थी कि अक्सर टीचर्स ये करते हैं कि जब भी सवाल पूछते हैं, तो जो बच्चे हाथ उठाते हैं, तो टीचर ये सोचते हैं कि भई इसको तो आता ही है जवाब, तो हाथ उठाने वालों को उठा के जवाब नहीं पूछते, वो जो नहीं हाथ उठाते हैं, उनको पूछते हैं। तो हमको जवाब नहीं भी आता, तो हम बड़े ज़ोरों-शोर से हाथ उठाते कि हमको बोलना है, और टीचर हमको नहीं उठाते थे। तो फिर बाद में हमारे दूसरे सहेलियों को भी ये बात पता हुई कि बहुत अच्छी टेक्निक है, तो वो भी करने लगे। लेकिन एक आध बार जब किसी से नहीं पड़ा, तो बहुत बुरे फँस भी गए थे कि भई उठो बोलो, तो फिर बोलने नहीं आया। तो बोले तुम्हारे साथ कामयाब हो गई थी टेक्निक, लेकिन हम तो फेल हो गए। तो मैं बोली नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है, सबके साथ वही होना ज़रूरी नहीं है। तो इस किस्म की शरारतें बहुत हुआ करती थी बचपन में। अच्छा साहब, निगार शाहिद हमारी छोटी हमशीरा हैं, और जी, माशाल्लाह टीचर हैं ये, और ये कोलकाता से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं आपको। और शाहिना आदाब। खान साहिबा दिल्ली से देख रही हैं। जी, और नाहिद अख्तर साहिबा भी मेरे ख्याल में हैदराबाद से या बेंगलोर से, पता नहीं, इन्होंने लिखा नहीं। नाहिद अख्तर हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, मगर ये याद जी, रखना बड़ा मुश्किल होता है कि किस महल्ले से देख रही हैं। नाहिद बताएं आप कि जी, आप कहाँ से देख रही हैं। जुम्मन शाह हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े जी। सीजन ट्रांसलेटर हैं, ये पाकिस्तान से देख रहे हैं जी। मासूमा रूह वाला भी हमारी दोस्तों में है, और ये बॉम्बे से, मुंबई से देख रही हैं जी साहब। जी, कैसर खुर्शीद साहिबा हमारी बड़ी भाभी हैं, लखनऊ की हैं, मगर आजकल टोरंटो में हैं, और वो भी आपको सलाम कह रही। जुम्मन शाह, सिंध धरती की सर्द हवाओं में नाची, जुम्मन शाह का सलाम कबूल फरमाइए मुर्शिद। जी हुजूर, हमने जी, पहुंचा दिया। और तो बहुत अच्छी बातें आपने बताई, मगर साहब ये बचपन की बात हो रही, मेरे बचपन के में महल्ले में कुछ जी, संजीदा जवान खद्दर का कुर्ता और बैग झोला लटकाए घूमते नजर आते थे गलियों में। तो मालूम हुआ कि ये सोशल वर्कर है। मगर जब कनाडा आया तो मालूम हुआ कि सोशल वर्कर के लिए खद्दर का कुर्ता के अलावा समझे एक डिग्री की भी जरूरत होती है, लाजमी होती है, मास्टर्स भी करना जी। पड़ता है। आपके यहाँ सोशल वर्क का क्या निज़ाम है, क्या मामला है, वो बताइए। आप भी सोशल वर्कर सो हैं। जी, सोशल वर्क को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जैसे होता है कि खुद से, यानी कि किसी को जज़्बा होता है, तो अपने तौर पर समाजी फलाह-व-बहबूदी का काम करना शुरू करता है। पहले मैदान में आ जाता है, फिर धीरे-धीरे वो कोई तंज़ीम बनाता है और उसको रजिस्टर्ड करता है, और फिर उसका जो भी जिस भी मकसद के लिए उसने रजिस्टर्ड किया है, उसके तहत वो अपने काम अंजाम देता जाता है उस तंज़ीम के तहत। ये तो हो गया एक। और एक दूसरा होता है कि प्रोफेशनल सोशल वर्क, जो जिसकी डिग्री भी ली जाती है, और बाज़ाब्ता नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज़ जो होते हैं, नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के, वो एनजीओज़ के साथ जुड़कर काम करते हैं। तो वो बहुत प्रोफेशनल वे में होता है,
और वहां पर हर चीज का हिसाब किताब डेटा सब कुछ रखा जाता है कि कौन सा काम कहाँ हुआ था कितना पैसा आया था पहुंचा, तो ये एकदम से प्रोफेशनल वे में होता है। लेकिन इसमें यहाँ पर कहीं भी खद्दर का कुर्ता पहनकर झोला डाल के फिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम की अहमियत होती है कि हम कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए क्या काम करते हैं, किस तरीके से करते हैं, और उसका तरीक़ेकार क्या होता है, ये बहुत अहम होता है। और इसका ऑडिट यानी कि सोशल ऑडिट भी किया जाता है, फाइनेंशियल ऑडिट के अलावा सोशल ऑडिट भी किया जाता है। बाज़ाब्ता पहले प्लान बनता है, एरियाज का सिलेक्शन होता है, और जो सिलेक्शन होता है सिलेक्शन क्राइटेरिया भी होता है। हमने कोई एक एरिया अगर सेलेक्ट कर लिया है तो फिर हम ये देखते हैं कि वहां वो एरिया हमने किस लिए सेलेक्ट किया। अगर हम ये मानते हैं कि वो वल्नरेबल है, तो फिर वल्नरेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है। जैसे अगर हम तशद्दुद की बात करें या हम एजुकेशन की बात करते हैं, अगर हम तालीम पे काम कर रहे हैं तो जहां हमें काम करना है उस एरिया का पहले सर्वे करना पड़ता है, और ये देखना पड़ता है कि क्या वाकई वहां पर वहां के बच्चे तालीम से महरूम हैं। अगर हैं तो फिर हमारा इंटरवेंशन वहां पर शुरू होता है। इसको जो है, ये सारी बात जो आप बता रही हैं ये बहुत अच्छी है, मगर यहाँ कनाडा में इसको आप कम्युनिटी वर्क कह देते हैं। कम्युनिटी का काम कर रही हैं आप, ये सोशल वर्कर ये काम नहीं। सोशल वर्कर जो हैं वो जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड या तो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं या गवर्नमेंट रजिस्टर्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें वो काम करते हैं, और वो बहुत ही टफ है, मुश्किल है वो काम। हर किसी को जी। उसकी डिग्री के बाद भी उसकी मेंबरशिप है बहुत महंगी, कि सोशल वर्कर्स अच्छा। एसोसिएशन है। या मैं ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ कि हमारी अहलिया, हमारे बच्चों की अम्मी जो हैं, उस्मा दानिश जी। भी सोशल वर्कर हैं। और माशाल्लाह। जी। तो ये बातें सब हम लोगों को पता है। अच्छा साहब, हम्म। सरवत खान साहिबा उदयपुर से देख रही हैं, और जी। देख रही हैं, आदाब। अभी कुछ फरमा नहीं रही हैं। समझे। मकसूद अहमद कामरान भाई हमारे वर्ल्ड व्यू पब्लिशर्स उर्दू बाज़ार लाहौर से देख रहे हैं, मकसूद साहब, और आपको सलाम फरमा रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। आपकी दो वालेकुम किताबों सलाम। ने मुझे बड़ा मुतासिर किया है, जी। तशद्दुद बिस्यार और शाहीन बाग के नगमे। पहले जो है जी। तशद्दुद बिस्यार, आप कह रही थी कि ये सच्ची कहानियां हैं, इसमें भी कुछ जी। वो है वजाहत, क्योंकि यहाँ जो क्लाइंट केसेस होते हैं उसको आप जी। शाया नहीं कर सकते। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है, ये बहुत मसला है। और कुछ लोग हैं, मगर उसको अगर नाम और पूरा वो बदल दें तो फिर ये मुमकिन है। आप भी मेरे ख्याल में यही किया होगा कि नाम बदल करके केसेस के वो किए होंगे। जी। जी तो बिल्कुल, हमने नाम मुकाम सब कुछ बदल दिया है। अच्छा, तो तशद्दुद बिस्यार, एक तो नाम बहुत अच्छा है, समझे, जी। बहुत ही अच्छा नाम है ये। तो इसके बारे में कुछ वजाहत करें कि क्या है मामला। जी। हाँ, तो ये आ, मैं ये सवाल पूरा नहीं हुआ कि हमारे मोहम्मद रिजवान अली भाई आ गए, ये रांची यूनिवर्सिटी उर्दू के हेड हैं, ये भी आपको आदाब कह रहे हैं। आपके आदाब। डोमेस्टिक वायलेंस की यानी पहले ये बताइए कि ये डोमेस्टिक वायलेंस जो है पूरी दुनिया में जी। है, समझे, तो इसकी परसेंटेज जो है वहाँ क्या है, यानी, और इसको डील कैसे करते हैं। ये औरतों के मसाइल की अभी बात हो रही है, बच्चों की या मर्दों जी। की नहीं, औरतों की जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो क्या है, उसकी रेशो क्या है। जी। रेशो की अगर हम बात करें, पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस को, ये इतना जैसे आम तौर पर ये कहा जाता है कि भाई मार तोड़ करना, खवातीन को तकलीफ पहुंचाना, या उनके साथ जैसे इसको चार क्राइटेरिया में हम डिवाइड करते हैं कि इमोशनल, फिजिकल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिकल। तो इन चार हिस्सों में जहां जहां खवातीन को तकलीफ पहुंचाई जाती है, जिस्मानी तौर पर, माशी तौर पर, जिनसी तौर पर, और फिर नफ्सियाती तौर पर, तो इसको डोमेस्टिक वायलेंस में लिया जाता है। अब अगर हम तनासुब की बात करें, तो मैं अगर ये बात कहूं तो शायद पता नहीं इसको किस लेस, लेकिन हर औरत, मैं कहती हूँ कि मैक्सिमम हर औरत कहीं ना कहीं जिंदगी में एक ना एक बार उस तशद्दुद से गुजरती है।
बिल्कुल। क्योंकि सिर्फ मारना तोड़ना या उसको फिजिकली हर्ट करना ही नहीं है, लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो उसके साथ तंजिया जुमले कहना या उसको नेम कॉलिंग करना और उसको बुरी नजरों से देखना, उसको अपनी मर्जी का काम नहीं करने देना। जैसे पढ़ाई की ही अगर बात ले लें तो हम तालीम के ऊपर भी मैंने बहुत काम किया है। तो वहां पर जब लड़कियां जो ड्रॉप आउट होती थी उनसे ये मैं पूछती थी कि आप अपनी तालीम क्यों रोके हुए हैं, जबकि अगर मजहबी एतबार से भी देखा जाए तो इस्लाम खुद कहता है कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। तो वहां पर वो यही कहते थे कि हमारे अब्बा या हमारे भाई हमको जाने नहीं देते, तो ये उनका हक है। तो जहां पर उनका हक छीना जा रहा है वहां पर उनको जुल्म हो रहा है। तो इस तरह से, और अब अगर हम दीगर दूसरे मामलात में अगर हम बात करें तो उनको तालीम से रोका जाता है। फिर यहाँ तक कि अगर फाइनेंशियली उन्हें प्रॉब्लम हो, एक तो शोहर खुद अपने बीवी अपने और अपने खानदान के जरूरियात पूरे नहीं कर पाते और बच्चों की तालीम रोक देते हैं, तो वहां पर भी अगर बीवी चाहती है कि वो खुद भी चाहती है कि बच्चों को अच्छी तालीम दे और वो सपोर्ट करना चाहती है, तो उसे मुलाजिमत की इजाजत नहीं दी जाती। यानी कि आप खुद भी अपने खानदान की किफालत और उनकी जरूरियात पूरी नहीं करते और दूसरी तरफ खवातीन को भी इस बात की इजाजत नहीं देते। इसी तरह से उनको जिनसी तौर पर भी कई मर्तबा हरासानी खुद घर में होती है, जो घर हम समझते हैं कि घर खवातीन के लिए एक सेफ बहुत है। महफूज मुकाम है, लेकिन उसके बावजूद जिनसी इस्तेहसाल हम देख रहे हैं कि खुद घर वाले जैसे इवन वालिद और कजन्स और चचा मामू के जरिए भी हो रहा है। ओहो। और तो ये इस तरह से 60% हम बोल सकते हैं कि तशद्दुद है खवातीन के साथ बहुत ज्यादा हर मामले में हो रहा है। कहीं ना कहीं कहीं पर तो हर मामले में भी हमें मिल जाता है। हमारे पास बाजाब्ता एक फॉर्म होता है और जब हम वो फिल करते हैं तो देखते हैं कि वो इमोशनली अब्यूज में भी आता है, फिजिकली अब्यूज में भी आता है, फाइनेंशियली और सेक्सुअली, चारों कॉलम्स हमें फिल करने पड़ते हैं। तो बहुत ये सोचना पड़ता है कि इतने तशद्दुद के साथ खवातीन अगर जूझ रही हैं तो फिर उनके मेंटल हेल्थ का भी इशू आप हम समझ सकते हैं कि कितना स्ट्रेस वो बर्दाश्त कर रहे हैं। बहुत। हम्म। हम्म। अलीज़े नजफ आपको सलाम कह रही हैं, ये आजमगढ़ से देख रही हैं, कह रही हैं कि बहुत अहम मौजू पर बात हो रही। जी और डॉक्टर आसिफ हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, और ये जी मॉरिशस से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। रिजवानुल हसन भाई मेरे ख्याल में बॉम्बे आदा मुंबई से देख रहे हैं। और मॉरिशस से डॉक्टर आसिफ के साथ डॉक्टर ताशियाना, इनकी दुल्हन, वो भी देख रही हैं और आपको आदाब कह रही हैं। ज़फ़र आलम कह रहे हैं बहुत सही। और ज़फ़र भाई मेरे ख्याल में हर दफ़े इनको ये गुमान है कि मुझे याद रहता है कि ये कहाँ से देख रहे हैं। तो इनको मालूम होना चाहिए कि मैं भी सीनियर सिटीज़न हूँ, तो याद नहीं रहता कि कहाँ से आप देख रहे हैं। तो रिजवानुल हसन भाई, वालेकुम अस्सलाम। ये भी बताइए कहाँ से आप देख रहे हैं। ये जो आपने बताया 60% तक का मामला, तो गवर्नमेंट के उसमें जो अगर हम सर्च करते हैं तो सिर्फ 32% दिया हुआ है कि इंडिया में तशद्दुद जो है औरतों के साथ, वो 32% है। इसकी वजह ये वो है, मैं रिपोर्टेड। ही इसका जवाब दूंगा। जी जी, कि वजह ये आप है बोलिए। कि आधी औरतें जाकर रिपोर्ट ही नहीं करती। जी। बिल्कुल सही कहा, जी साहब। बिल्कुल सही। हमारी बच्चियां जो हैं वो रिपोर्ट नहीं करती, और बहुत ही सूरत हाल बड़ी संगीन है। जी और जी। मगर अब ये बताइए कि क्या आपने तो रिपोर्ट ये बता दी, मगर क्या शहर में औरतों की हिफाजत के लिए वुमेन शेल्टर्स काम कर रहे हैं? हाँ, वुमेन शेल्टर्स हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट के वुमेन शेल्टर्स हैं जहाँ पर ऐसे कई खवातीन हैं जिन्हें शौहर आधी रात को भी सिर्फ उनकी बात नहीं सुनने पर या शराब के नशे में, कभी तो तन्हा औरतों को और कभी बच्चों के साथ उन्हें बाहर ढकेल कर दरवाजा बंद कर दिया जाता है और वो बेचारे परेशान होकर शेल्टर के लिए ढूंढते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो कभी कभी फोन आते हैं, तो ऐसे हालात में उन्हें शेल्टर होम्स ले जाया जाता है। गवर्नमेंट के शेल्टर होम्स हैं, वहां पर उन्हें रखा जाता है और वहां पर वो रहते हैं, मगर क्या ये टेम्पररी शेल्टर शेल्टर, में। सो कॉल्ड शेल्टर होम्स जो है,
तो जी। ये मुस्लिम बच्चियों के लिए या मुस्लिम औरतों के लिए अलग कोई खास है या जनरल शेल्टर होम है? नहीं, जनरल सेंटर्स है ये, तमाम मजाहिब की खवातीन, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो या सिख ईसाई हो, सभी को वहां पर एक ही शेल्टर होम में रखा जाता है। अलबत्ता इस बात की इजाजत है कि वहां पर वो अपने अपने मजहब के लिहाज से वहां पर इबादत कर सकते हैं। हम्म। आपको ये बताएं कि खुद हमारे मोहल्ले में, मैं जिस शहर में रहता हूँ आशवा में, यहाँ मुस्लिम शेल्टर होम, मुस्लिम गर्ल्स शेल्टर होम है, जिसमें क्या मुसलमान बात। औरतों को ख़ास तौर जी। पे उनके लिए बनाया गया है कि मुस्लिम ख़वातीन यहाँ रहेंगी। और गवर्नमेंट को ज़रा सा वो करने के लिए कि उन्होंने ये भी किया है, क्योंकि गवर्नमेंट से मदद भी मिलती है, कि दरवाजे सबके लिए हम्म। खुले हैं और दूसरे मज़हब की औरतें भी, यानी वाइट्स भी आकर के उसमें रहती हैं, मगर वो ख़ास तौर खुसूसी तौर पे मुस्लिम बच्चियों के लिए वो शेल्टर होम है। ये तो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा मैं समझती हूँ कि यहाँ हैदराबाद में भी होना चाहिए, क्योंकि बाज वक्त बहुत मुश्किलात आ जाती हैं, और मुस्लिम खवातीन चाहती भी हैं कि एक मुस्लिम माहौल में वो रहें, तो वो कंफर्टेबल भी फील करती हैं और वहां पर वो जाना चाहती हैं। लेकिन ऐसे खालिस मुस्लिम खवातीन के शेल्टर होम्स तो यहाँ पर नहीं है, गवर्नमेंट के ही हैं जहां पर उन्हें रखा जाता है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, होना चाहिए, बिल्कुल होना होना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल सही बात है, जरूरत है हमारे इसकी। होना मुस्लिम चाहिए। बातें लंबी लंबी करते हैं हमारे लीडर, मगर ये एक जी। बहुत बड़ा इशू है। मगर बहुत ये बड़ा भी है issue है, यकीनन। कि इन शेल्टर्स में हमारी बच्चियां या हमारी औरतें कितना सेफ हैं, क्योंकि ये भी एक पसे पर्दा मसला है, चाहे वो जी। शेल्टर होम का हो या उसको क्या कहते हैं जहाँ बच्चे रखे जाते हैं, उसमें ये यतीम प्रॉब्लम खाना। तो है। जी। जी। यतीम नहीं खानों में। नहीं, ये तो वुमेन रन, हाँ वुमेन रन होते हैं। गवर्नमेंट के भी शेल्टर होम जैसे पुलिस के अंडर में चलते हैं, तो वहां पर वार्डन से लेकर सिक्योरिटी गार्ड सब 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 खवातीन के होते हैं। किसी मर्द को वहां पर दाखिले की इजाजत नहीं होती, सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड जो होता है वो बाहर होता है। तो सेफ तो है वहां पर, क्योंकि खालिस खवातीन के हैं और वो महफूज है। अच्छा, यही सवाल शाहिना खान पूछ रही थी कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इन वेरियस फॉर्म्स बट इवन इन शेल्टर्स देयर इज मिसकंडक्ट विद वुमेन। तो आप कह रही हैं कि नहीं, और कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट? हाँ, नहीं आप होता, बात बताएं। वक्त होता भी होगा। फिर यही है कि देखिए, रिपोर्टेड और अनरिपोर्टेड वाली बात होती है कि जो लोग रिपोर्ट करते हैं, आके बताते हैं, तो वो बातें सामने आती हैं। लेकिन अक्सर वो लोग खवातीन डर के मारे या कुछ मसलहत के तहत खुल के वो कह भी नहीं खुल के पाती बात जो नहीं वो करती। कहना चाहती हैं। हाँ, बोलना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा निखत आरा शाहीन साहबा पूछ रही हैं कहाँ कहाँ हैं ये शेल्टर होम्स, यानी हैदराबाद की बात हो रही है, तो किस इलाके में जी। या किस जगह है? आप बता ये दें तो। दो तीन जगह पर है, सिकंदराबाद में है, नामपल्ली में है, और बेगमपेट के इलाके में भी हैं। दो तीन शेल्टर्स हैं, वेबसाइट पे आप देखेंगे उनके उनके एड्रेसेस मिल जाएंगे। ये ऐसा, इसका तरीकाकार ये है कि पहले जो खातून होती है उसे जाके पुलिस में दरख्वास्त दिखानी पड़ती है कि इस तरह से उस पर जुल्म हुआ है और उसे शेल्टर की जरूरत है। तब वो उसके नियर बाई एरियाज के शेल्टर को अटैच करके भेजते हैं वहां पर। इसको सखी सेंटर भी कहते हैं। यहाँ पर सखी सेंटर के शेल्टर्स होते हैं, सखी सेंटर, सखी सहेलियां जैसे कहती हैं, हाँ, गुड, सखी अच्छा सेंटर्स। नाम। अच्छा, अब ये हालांकि टोरंटो में भी नेशनल डोमेस्टिक वायलेंस हॉटलाइन है, यानी आप फोन जी। करें तो फौरन उसके ऊपर वो होता है, मगर उसके बावजूद भी यहाँ जो है वो 29% अब्यूज है औरतों के साथ, यानी हर 10 में से 3 औरतें जो हैं वो तशद्दुद का शिकार होती हैं। सारी बिल्कुल। दुनिया में होती हैं, मगर यहाँ की अच्छी बात यह है कि फ़ोन होते ही फौरी इमदाद, यानी विद इन मिनट्स उनको फौरन जी। मदद, पुलिस भी पहुँचती है, एम्बुलेंस भी चली जाती है, और शेल्टर और काउंसलर दस्तयाब हो जाते हैं। यानी शेल्टर पे उनको तो रखा जाता है, काउंसलर उनकी मेंटल हेल्थ के लिए वो काम करते हैं। और यहाँ पर भी हमारे पास शी टीम है, भरोसा टीम। तो भरोसा सेंटर जो है वो वन रूफ सेंटर है। जिस तरह से आपने कहा कि भरोसा सेंटर खवातीन को भरोसा देता है, किस हम्म, बात का भरोसा? उनकी हिफाजत का, उनकी हेल्थ का, उनकी नफ्सियात का। तो 100 नंबर डायल करने पर ही अगर कोई खातून डायल कर रही है और वो ये कहती है कि मुझ पर जुल्म हो रहा है, तो इमीडिएटली पुलिस वाले उसको शी टीम से कनेक्ट करते हैं, और शी टीम जो है उनकी मदद के लिए आती है और फिर उन्हें शेल्टर भी देती है और उन्हें
काउंसलिंग की जरूरत हो तो काउंसलिंग भी करती है, उनको हेल्थ का कुछ उनका इश्यू है तो उसका भी वो ध्यान रखती है। फिर उसके बाद उसकी काउंसलिंग के जरिए उसके मसले को हल करने की भी कोशिश की जाती है। वन स्टेप सेंटर कहते हैं हम, भरोसा सेंटर। अच्छा है। ये आरजू महक भी यही कह रही कि हैदराबाद में शी टीम बड़ी मजबूत। शाइना जी खान पूछ रही हैं कि डू एनी एडवोकेट्स एवर विजिट विजिट दीज शेल्टर्स? आई एम इन टच फ्रॉम दिल्ली। तो हाँ, यस, जी हाँ, जो भी खवातीन के केसेस होते हैं जब वो शेल्टर में होती हैं तो एडवोकेट्स ही उनका केस लड़ती हैं, वो फॉलो अप करती हैं और उनका बयान वगैरह लेने के लिए वो उनके साथ टच में रहती आपका क्या रोल है इस तमाम सिनेरियो में? हैं। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि हमारे जो हैं वो हमारे काउंसलिंग सेंटर्स हैं। तो माई चॉइसेस फाउंडेशन के काउंसलिंग सेंटर्स हैं। तो जिस तरह से मैंने बताया कि अनरिपोर्टेड केसेस बहुत से खवातीन पुलिस को इसलिए रिपोर्ट नहीं करती कि यहाँ पर समाज का ये रुझान है, वो कहते हैं आकर के जो औरत पुलिस की सीढ़ी चढ़ी उसको अब हम वो घर में रखने के लायक नहीं। हम्म। ये एक ऐसी सोच है समाज की। तो हम्म। खवातीन भी सोचते हैं कि अगर हम पुलिस की मदद देंगे तो पता नहीं दोबारा हम वापस अपने ससुराल अपने शौहर के पास जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो इस डर डर और खौफ की वजह से वो पुलिस की मदद तो नहीं ले पाते। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर पुलिस के पास नहीं गए तो फिर इस मामले में कौन उनकी मदद करेगा। तो हम्म। हमारे काउंसलिंग सेंटर्स है जहां पर वो खवातीन हमारे पास आती हैं। तो तब हम उन्हें काउंसलिंग के जरिए उन्हें अपने इत्तेमाद में लेते हुए उनका हौसला बढ़ाते हुए धीरे धीरे उनकी हिम्मत अफजाई करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह वो इन मुश्किल हालात का सामना कर सकती हैं, कैसे बाहर आ सकती हैं। अगर उनके हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं तो खुद हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 2 लॉयर्स हैं जो उनके लिए केस लड़ते हैं, केस फाइल करते हैं और उनकी तरफ से वो केस लड़के उनका मसला हल करने में उनकी मदद करते हैं। और हमारा खुद का भी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, माई चॉइसेस फाउंडेशन का भी एक सेफ होम है जहां पर हम खवातीन को टेम्पररी शेल्टर देते हैं। ये अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को है ही है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट में अगर आपको शेल्टर चाहिए तो आपको पुलिस में कंप्लेंट करना जरूरी है। और खवातीन कहते हैं कि नहीं, हम अभी तो पुलिस में कंप्लेंट नहीं करना चाहते। तो उनको पुलिस का रोल बताकर, उनकी अहमियत बताकर, ये सब करने तक उन्हें हम अपने सेफ होम में रखते हैं जरूरत पड़ी तो फिर हम्म। उनका केस लड़ते हैं। तो ये हमारा रोल है। तो इसी तरह से बहुत सारी कहानियां जब सामने आने लगी तो बहुत सारे, जैसे हमारे पास हैदराबाद में प्रोफेसर अशरफ रफी साहिबा हैं, प्रोफेसर आमिना तहसीन साहिबा हैं और दीगर असाब ने ये कहा कि भाई इतनी कहानियां, और कई कहानियां ऐसी हैं कि जो नाकाबिले यकीन भी हैं। जब वो हम केसेस देखते हैं तो खुद हमको सोचना पड़ता है कि क्या वाकई में ऐसा होता है, ऐसा हुआ होगा। और क्योंकि मैं रास्त खवातीन से मेरा राब्ता है तो यकीन करना ही है कि ऐसा हो रहा है। तो हम्म। सबका ये था कि इन हकायक को लाना सामने जरूरी है, ये लिखना जरूरी है ताकि सबको पता चले कि खवातीन किस किस्म के जुल्म से किस तरह से जूझ रही हैं और क्या क्या तकालीफ वो बर्दाश्त कर रही हैं, इसके बावजूद जिंदगी में किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। तो इसी सिनारियों को लेकर के तशद्दुद बिस्यार वजूद में आई। बहुत अच्छा। इसकी रिस्पांस क्या थी कम्युनिटी की तरफ से? ये किताब जब लोगों ने पढ़ी और देखी तो क्या क्या नहीं, रिस्पांस? अभी तो मैंने हाँ, नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये ऐसा हुआ था कि हादिया एक वुमेन की ऑनलाइन मैगजीन है। तो वहां पर मैं ये हर महीना जो है एक एक कहानी उसमें शाया हो रही थी। और फिर वो इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि उसमें वो कहानी के साथ फिर मैं नीचे सवालात भी दे रही थी कि कुछ किसी के साथ हो रहा है, जो भी खवातीन के साथ जुल्म हो रहा है, या तो फिर उसके लिए हम किसको जिम्मेदार ठहराएंगे। हम अपने आप को, क्योंकि हम भी समाज का हिस्सा हैं, या बिल्कुल। हम कोई तंजीम को बोलेंगे या इदारों को बोलेंगे या वालिदैन को जिम्मेदार ठहराएंगे, हुकूमत को जिम्मेदार ठहराएंगे, मर्द को, खातून को, किसको। और इसमें हम समाज के एक जिम्मेदार शख्स होने के नाते हम किस तरह से इस मसले को हल करने में मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से हर माह वो शाया होते गए। उसके बाद फिर एजाज उबैद साहब ने क्या किया कि वहां से उन्होंने वो मैगजीन चूंकि ऑनलाइन है तो उन्होंने वो सारे केस स्टडीज लेकर के उसकी बरक़ी कुतुब बना दी और फिर मुझसे कहा कि मैं इसको बरक़ी लाइब्रेरी में लगा दूंगा। तो मैंने कहा चलिए बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं उनका इसके लिए मैं उनकी मशकूर हूँ।
तो उन्होंने फिर कहा कि आप कुछ सारे वर्क डिजाइन कर दें, तो मैंने ही डिजाइन कर दिया। इस तरह से वो बरक़ी कुतुब की लाइब्रेरी में है मौजूद, वहां पे लोग उसको पढ़ भी सकते हैं। तो अभी वो ई किताबी है, फिर अभी तो वो शाया नहीं हुई है, तो अभी वो कम्युनिटी में आई नहीं है बाज़ाब्ता तौर पे, तो मुझे नहीं मालूम कि उसका रिस्पॉन्स कैसा है। नहीं, इस ये किताब बहुत ज़रूरी है। ये या तो एकेडमी से आप इसकी कुछ वो लें, माली नहीं, एकेडमी से मंजूर हो चुका है इसका मुसविदा। मैं गुड। इंशाल्लाह इसको छपवा रही हूँ, एकेडमी ने मंजूर कर दिया बहुत अच्छे, है। बहुत अच्छे। अच्छे साहब, सैयद आसिम रऊफ भाई हमारे दोस्त गोरखपुर से आपको सलाम कह रहे हैं। वालेकुम ये तो अस्सलाम। बातें हो रही थी हमारी बहनों की, बेटियों की, हमारी औरतों की, जी साहब। मगर और ये औरतों का रेशियो था जो आपने बताया कि इंडिया की जो है ऑफिशियल वो 32% है, कनाडा की जो है वो 29% है। मगर क्या मर्दों पर भी तशद्दुद के आदाद व शुमार हैं आपके यहाँ, या मर्द सेफ हैं सारे? नहीं, आधा तो शुमार मैं एग्जैक्ट तो आपको नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मर्द पर भी जुल्म होता है। ऐसा नहीं है कि मर्द सेफ है, लेकिन यकीनन उनका तनासुब कम होता है, लेकिन वो भी जुल्म का शिकार होते जरूर है। अच्छा, उन पे किताब आपने नहीं की? ये पार्शियलिटी क्यों? पहले ये तो आ जाए, फिर इंशाल्लाह उस पर भी काम होगा। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, तो कनाडा का हाल ये है कि यहाँ हर 10 मर्द में एक बेचारा मर्द जी, जो है वो तशद्दुद का शिकार होता है। यानी 10% मर्द भी इस लाइन पे खड़े हैं। जी, इनको बिल्कुल मगर सही है। इनके हो लिए सकता भी फौरी मदद है, और इनके लिए भी शेल्टर्स है। अलग से बने हुए हैं जिसमें इनके अच्छा, इनकी देखभाल होती है। नामक उर्दू दिल्ली से आपको आदाब करें, और मोहम्मद खुर्शीद आलम भाई हमारे करम फरमा दोस्त हैं। ये दिल्ली से देख रहे हैं, और हमदर्द यूनिवर्सिटी जी, के प्रोफेसर हैं उनके साहब। और तो जितने दोस्त देख रहे हैं सब ज़्यादातर लोगों को हमने बता दिया। बहुत से लोग छूट भी गए होंगे। तो यार, लोगों को पता चलना चाहिए कि जावेद दानिश चश्मा पहनता है, तो कुछ ना छूट भी सकते हैं। हाँ, जफर आलम भाई हमारे फरीदाबाद से देख रहे थे और आपका सलाम कह रहे थे। तो मर्दों का मामला भी हुआ। अब आइए साहब, हम हम्म, बात करें कि हम्म, बच्चों पर तशद्दुद का जो मामला है, मेरे नज़दीक इन सबसे ज़्यादा संगीन, जी, बिल्कुल मर्दों सही और कहा। औरतों, बिल्कुल इस सही। इसके बारे में बताएं। जी, असल जो है काम ये है, और असल मसला ये है। तो इसके क्या रिपोर्टिंग्स? बच्चों पर भी तशद्दुद इसी तरह से होता है, जो मैंने बताया, 4 कैटेगरीज आपने बताया, उन चारों कैटेगरीज में बच्चों पर भी तशद्दुद होता है। तो बच्चों को तशद्दुद से निपटने के लिए बच्चों की यहाँ पर एक हेल्पलाइन है, 1098। वो इसी तरह से जब भी कोई बच्चा या कोई भी बच्चों पर होने वाले जुल्म या इस्तेहसाल जब होता है बच्चों का, कोई भी उस नंबर पर डायल करते हैं, तो वो लोग फौरी जो है उनकी मदद के लिए आते हैं, पूछते हैं क्या हो रहा है, और फिर वो उस पर काम करते हैं। ये तो हो गया। और हम लोग इस पर इस तरह से काम करते हैं कि ठीक है, एक तो ये है कि ये इंटरवेंशन है कि जब बच्चों के साथ कुछ हो रहा है तो उसके बारे में एक्शन लिया जाता है और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती है। लेकिन उससे पहले प्रिवेंशन, यानी ये किस तरह से कि उन पर जुल्म होने से उन्हें बचाया जाए। तो जिस तरह से हम ट्रैफिकिंग पर भी काम करते हैं, तो हम स्कूल्स और कॉलेजेस में बच्चों के ग्रुप बनाए हैं, जो शक्ति और असली के नाम से चलते हैं। तो वहां पर हम उन्हें बताते हैं कि किस तरह का जुल्म बच्चों के साथ हो रहा है और किस तरह से वो अपने आप को महफूज रख सकते हैं। ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम स्कूल्स और कॉलेजेस में भी करते हैं, ताकि जितना हो सके बच्चों को उनके हुकूक भी मालूम हो और वो खुद की हिफाजत कर सके। बहुत अच्छे। यहाँ कनाडा में ये CAS, एक हर शहर के अलग अलग, हर सूबे का अलग अलग वो है, कनेडियन चिल्ड्रन एड सोसाइटी, CAS। ये बहुत ही जी, फाल और बहुत काम, बहुत खासा काम भी कर रहे हैं, और खासे बदनाम भी हैं। कि जी, काम तो ये कर रहे हैं कि 18 साल के अंदर के बच्चों के लिए 24 घंटा, 365 डेज, कोई संडे और जी, मंडे की छुट्टी नहीं, जिस वक्त अगर घंटी बजी तो विद इन
मिनट्स वहाँ जो है बच्चे को लेने के लिए पहुँच जाते हैं। हेल्पलाइन खुला रहता है। मसला ये है कि अगर वो फ़ोन गया और बच्चा जी अगर उस घर से लेके आए, तो फिर एक नया चैप्टर खुल जाता है और बड़ी मुसीबत है पेरेंट्स के लिए कि वापस वो बच्चा कैसे लिया जाए। तो एक तो ये है। और इसमें हर अक्सर वालदेन और किया ये जाता है कि वहाँ बच्चों को ले करके उन्हें फॉस्टर होम में रख दिया जाता जी। है। फॉस्टर होम में रखा जाता है और इसका खर्चा जो है हुकूमत देती है, हुकूमत। तो आपके यहाँ फॉस्टर होम टाइप की कोई चीज़ है? हमारे पास फॉस्टर होम्स तो नहीं, हाँ चिल्ड्रंस होम कहते हैं हमने, हाँ। शिशु विहार चिल्ड्रंस होम कहते हैं, बेशक हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट के हैं और कुछ एनजीओ की मदद से भी चलते हैं। हमारे पास भी ऐसे होम्स हैं और वहां पर बच्चों को रखा जाता है। अच्छा, वहाँ ले जाते हैं। जी मगर इसमें जो खतरे की बात यह है कि कुछ शरीर बच्चे, क्योंकि कैनेडियन बच्चा है बहुत ही स्मार्ट, तो वो कभी कभी बदतमीजी ये करते हैं कि ज़रा सी बात बिगड़ी, ज़रा सी डांट पड़ी, तो उठा के फ़ोन घुमा दिया 199, और 2 मिनट हम्म, के अंदर पुलिस आ गई। और अब वो, मगर देखते हैं पुलिस वाले भी, ये जो जाता है देखता कि हालात क्या हैं, कैसा बच्चा है, इसने खामखा की शिकायत तो नहीं की। और मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक बहुत अंदर की एक रिपोर्ट ये है, अंदर की बात ये, मेरी अहलिया उज़मा क्योंकि सोशल वर्कर रही हैं, अब वो ट्रेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी के आखिरी मराहल पे हैं और वो पढ़ा रही हैं जी। तो जी फील्ड वर्क अब कम हो गया उनका। मगर जी फर्स्ट हैंड रिपोर्ट जो कुछ मुझे मैं बता रहा हूँ वो सब उधर से आई है। तो उनके मशवरे पर सीएएस सोसाइटी जो है उससे कुछ, उसमें कुछ तब्दीलियां लाई गई। तब्दीलियां ये जी है कि मसलन बच्चा अगर मुसलमान है तो गोरे फोस्टर होम वाले उठा के किसी गोरे साहब के यहाँ भेज दिया बच्चे को। अब वो बच्चा वहाँ जी डेली उसके खाना पीना का तो इंतज़ाम है, मगर उस बच्चे की हलाल हराम और उस बच्चे के लिए मजहब और कल्चर ये कहाँ हुआ। तो अब बिल्कुल कोशिश करके ये किया गया है कि हम लोग इनकरेज भी करते हैं, बहुत से प्रोग्राम में मैं भी गया हूँ, कि मुसलमानों को रागिब किया जा रहा है कि भाई आप इसके मेंबर बने और फोस्टर होम के लिए आप अपना घर खोलें। और ज़रूरी नहीं कि 10 बच्चा आपके यहाँ, एक ही बच्चा आएगा और उसका खर्चा सारा गवर्नमेंट देगी। मगर बहुत अच्छी, हाँ, तो बेहतरीन बात। मगर ये इसीलिए है कि उस बच्चे का कम से कम वो जो है, यानी बचा रहेगा कि उसका कल्चर और उसका मजहब जो है, आ, इस लिहाज से बड़ा कामयाब। बहुत से दोस्त हमारे इसमें सामने आए और किसी ने कहा हम एक बच्चे को वो करेंगे, किसी ने दो के लिए कहा, और बच्चों को लेकर के घरों पे भी लोग रख रहे हैं जी साहब। और ये बहुत अच्छा अच्छी बात है, उसको एक अच्छा अपनापन, अपना मजहब, अपनापन और एक घर का माहौल उससे मिलेगा माहौल अगर से। ऐसा हो। तो वाकई ऐसा में बहुत कोई अच्छा काम है, काबिल पर्सनल, सताइश। आपके यहाँ पर्सनल लेवल पे ये काम नहीं है? पर्सनल लेवल पे नहीं है, लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ था कि एक केस था जहां पर हमें वही औरत और उनके बच्चों को बहुत जुल्म हो रहा था, तो बच्चों को रेस्क्यू करना जरूरी था। तो रेस्क्यू के बाद उन्हें जब होम्स पहुंचाना था तो हमने यही कहा कि वो मुसलमान बच्चे हैं। तो फिर एक हॉस्टल था यहाँ पर, तो वो मुसलमानों का था, एक खातून चलाती थी। तो फिर हमने चाइल्ड लाइन वाले जो मुंतजिम है उनसे कहा था कि ये बच्चे मुसलमान हैं, तो उन्होंने कहा था जी आप ही के इलाके में एक हॉस्टल है और वो मुस्लिम खातून चलाती हैं, तो हम बच्चों को वहीं पर रखेंगे। इस तरह से क्योंकि पुराने शहर में ज्यादातर चिल्ड्रंस होम जो होते हैं वो यहाँ के न्यू सिटी में होते हैं, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी, वैसा इस इलाकों में होते हैं। तो यहाँ पर फलकनुमा में भी है, लेकिन वो फलकनुमा में एक होम है रेनबो होम, वहां पर भी तमाम बच्चों के लिए कॉमन होम है, हर मजहब का बच्चा उसमें रहता है। लेकिन जब इनकी बात चली थी तो उन लोगों ने मानकर उनको मुस्लिम हॉस्टल में उन बच्चों को रखा था। लेकिन गुड। इंफरादी लेवल पर तो ये काम नहीं होता है। नहीं, इंफरादी लेवल पे होना चाहिए, उसका खर्चा मिल रहा है होना जब चाहिए। गवर्नमेंट खर्चा दे रही है, यानी वो बहुत हिसाब कर बहुत लेते अच्छी हैं कि तजवीज है ये, सही रोजाना बात। के उसके खाने पीने का शायद $25 या $30 उसके खाने का है ऐसे, और उसके कपड़े का, हाँ तो वो करके जी उन पेरेंट्स को या उन वालिद यानी स्पॉन्सरर्स को वो कर देते हैं। और उसके लिए भी ये नहीं है कि कोई भी उठा और खड़ा हो गया और उसने कहा भाई 2 बच्चे भेज दो। उसकी भी छानबीन बहुत होती है कि ये हजरत जो है बच्चे को लेना चाह रहे हैं, क्यों लेना चाह रहे हैं, इनकी हिस्ट्री क्या है, उसकी भी चेक सही। जी साहब। तो
हमारे करम फरमा दोस्त मोहम्मद रिजवान अली भाई कह रहे हैं कि 2-3 बरसों से मुशाहिदे में है कि शादी के बाद मनकोहा भी अपने शौहर के साथ तशद्दुद पर आमादा हो रही हैं और मुकदमात कर रही हैं, फिर लाखों रुपए पर समझौता करके तलाक ले रही। इस इखलाकी पस्ती का मदावा मुमकिन है क्या? इधर झारखंड के इलाके के कुछ इलाकों में इस तरह के वाकयात देखे जा रहे हैं। तो जी चलिए। बिल्कुल, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। हम्म। ऐसा हो रहा है, हमारे पास भी ऐसे केसेस आते रहते हैं। हम्म। लेकिन इसका मुदावा यही है कि इसके लिए खवातीन की जहनसाजी की जाए, उन्हें वाह। बताया जाए कि क्या सच है क्या गलत है। और किसी पर भी आप इसी तरह से इल्जाम लगाकर पैसे बटोरना, ये कहाँ का इंसाफ है। लेकिन मैंने देखा थोड़ी भी अगर खवातीन में एक बगावत का जज्बा आ रहा है, जब थोड़ी सी छोटी छोटी बातों पर भी मान लीजिए कि मियाँ बीवी में बहस हो जाती है, या ससुराल में किसी मामले को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ गर्मा गर्म बहस हो जाती है, तो वहां पर खवातीन में एक बगावत का जज्बा पैदा हो जाता है। उसके तहत वो बदला लेना चाहते हैं और कहते हैं कि नहीं, अब इनसे तो बदला लेने का यही तरीका है कि इन पर मुकदमा दायर कर दिया जाए और इनसे खूब पैसा बटोरा जाए। या फिर वो कहते हैं कि नहीं, हमें बस तलाक ले लो, पैसे ले लो और इनसे छुटकारा हासिल करो। तो इसके हम्म। लिए वालिदैन की तरबियत भी बहुत अहमियत रखती है। वालिदैन को चाहिए कि वो इस मामले में, जहां पर मामला गलत हो, तो सिर्फ ये नहीं कि भाई अपनी ही बेटी की तरफदारी करें, बल्कि अच्छे तरीके से छानबीन करें, कहाँ पर गलती है बताएं, और अपने बेटियों को समझाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। ये नहीं कि गलत भी मामला है तो साथ दे रहे हैं। तो हम्म। जहन साजी की बहुत अहमियत है। जी बिल्कुल। अब तक तो बात हो रही थी शेल्टर होम्स की, बच्चों की, औरतों की, मर्दों की। मर्दों पे ज़्यादा जी रोशनी आपने नहीं डाली, मगर इसका प्रोग्राम फिर कभी करेंगे जी। बहुत सारे मर्द हमारे खिलाफ हो जाएंगे कि साहब जावेद भाई मर्दों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जी साहब। मगर इन तमाम से अब आस्ते आस्ते वो जो है प्रेशर बढ़ रहा है। तो अब आइए जी। साहब, ये हम बात करते हैं कि ये शेल्टर्स जो हो रही हैं और ये होम्स जो हैं, तो ओल्ड एज होम का क्या सिलसिला है, ये बताइए। ओल्ड एज होम्स भी ओल्ड एज होम्स भी यहाँ पर हैं, गवर्नमेंट के भी हैं, कुछ प्राइवेट भी हैं। और आजकल यहाँ पर भी वैसे उस किस्म के भी हैं कि कुछ तो गवर्नमेंट के जो होते हैं वहां पर कोई ये नहीं है कि भाई ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ये मुसलमानों के लिए है, मिक्स्ड होते हैं। आप जहां पर जाकर रह सकते हैं। लेकिन वही मसला जिस पर हमने अभी तक गुफ्तगू की, कि फिर वही बात हो जाती है अपने बहस की और अपने जो है कंफर्ट की बात हो जाती है। तो उसके अलावा यहाँ पर ओल्ड एज होम ऐसे भी हैं जो खालिस मुसलमानों के भी हैं। और मैं जिक्र करना चाहूंगी यहीं पर फलकनुमा में एक ओल्ड एज होम है, फातिमा ओल्ड एज होम। वो खालिस मुसलमानों का है और वहां पर बहुत अच्छे से सारे एल्डर्स को, बुजुर्गों को रखा जाता है, और खवातीन का अलग सेक्शन है, बल्कि ज्यादातर उसमें खवातीन ही है, और मर्दों का अलग सेक्शन है। तो दोनों अलग अलग हिस्सों में जो है खवातीन और मर्दों को रखा जाता है। और उसके साथ ही मुत्तसिला दवाखाना भी है। तो उनके सेहत की जांच वगैरह, योगा टीचर भी आता, फिजियोथेरेपिस्ट आता है जो फिजियोथेरेपी करता है। ये सारे सहूलियात वहां पर मौजूद मगर इसका खर्चा कौन उठाता है। खर्चा तो जो जो जाती होते हैं, जो खुद से चला रहे हैं, वो डोनेशंस पर करते हैं। बास को कुछ गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, अगर वो अपने, जैसे पुलिस है, पुलिस को कई सारे ऐसे मर्द हजरात और खवातीन मिल जाती हैं जो सड़कों पर हैं या रेलवे स्टेशन पर हैं या डिमेंशिया की वजह से आ गए हैं। और फिर कई ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्हें खुद औलाद छोड़कर जाती है बस स्टॉप पर, कहीं पर, रेलवे स्टेशन पर। तो पुलिस लाकर उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ती है। तो जहां पर इस तरह का है तो वहां पर गवर्नमेंट से भी मदद उनको मिलती है, फंडिंग। तो उससे, है? और जो टोटली अपने तौर पे चला रहे हैं वो तो बस डोनेशन पर ही अपना हाउस चलाते हैं, ओल्ड एज होम चलाते यानी सीनियर सिटीजन से पैसा नहीं लिया जाता, उनके लिए फ्री है। हैं। जी जी, नहीं, वो अगर प्राइवेट हो तो फिर उनके मतलब कुछ जो लोग कहते हैं कि भाई हम पे कर सकते हैं तो उनसे लेते हैं, जो कहते हैं जो गरीब हैं कि कुछ नहीं दे सकते तो उनसे नहीं लेते हैं। गुड। और अपने अखराजात को डोनेशन हासिल करके मुकम्मल करते सैयद आसिम रऊफ भाई भी यही सवाल कर रहे हैं और ये मशवरा एक ये दे रहे हैं कि क्या ये बेहतर नहीं है
कि सीनियर्स के साथ बच्चों को रखा जाए, कि सीनियर्स को जो है पोते पोतियां मिल जाएंगी और बच्चों को जो है दादा नाना मिल जाएंगे। ये रऊफ भाई हमारी नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म का की कहानी है। ये सुनने में बड़ा जी अच्छा लगता है, मगर इसके अपने मसाइल हैं और अपने प्रॉब्लम्स हैं मुझे। तो दो जी। दो हाँ, नहीं रखा जा सकता क्योंकि उन्हें फिर स्कूल जाना होता है। ओल्ड एज होम का पूरा एक सिस्टम अलग होता अलग है है जहाँ पर सिस्टम। उनका टाइम टेबल होता है। फिर या बच्चे बच्चे वहां रह जाएंगे तो फिर बच्चों की देखभाल कौन करेगा, उन्हें स्कूल के लिए तैयार कौन करेगा। ये सारे मसाइल हैं। कनाडा की सूरत हाल ये है कि तकरीबन 5 मिलियन की आबादी में 65 साल, 5 मिलियन की आबादी जो है वो 65 ईयर्स की हो चुकी है, 65 साल है, जी जिसमें से 7.1% नर्सिंग होम में हैं या ओल्ड एज होम में रहते हैं। और हम्म, मगर ये काफ़ी महंगा सिलसिला है, कोई 4 से 6 हज़ार डॉलर माहाना का खर्चा जी। है। तो हम्म, जो लोग फिर उसमें कैटेगरीज है कि आप किस टाइप के सीनियर होम में जा रहे हैं। गवर्नमेंट असिस्टेड भी है जो कि बहुत ही सस्ता भी हो सकता है, तो वो सस्ता भी गवर्नमेंट पूरा खर्चा नहीं दे रही है। जो मौसूफ को पेंशन आ रही है उस पेंशन के पैसे से वहाँ दिया जाता है। और ये भी देखा जाता है पेंशन कितनी आ रही, आपने कितना कटवाया था सारी ज़िंदगी, उस हिसाब से ओल्ड एज होम का भी। और बहुत सी फैमिली है जो कि बच्चे वेल ऑफ हैं, तो वो अब्बा हुजूर को एक बड़े अच्छे उसमें ओल्ड एज में रख देते हैं कि भाई मेरे घर से जाओ मगर वहाँ अच्छे से रहो। जी। जी। तो ये सारा सिलसिला तो है जी साहब। वक्त की आइसक्रीम बड़ी तेजी से घुल रही है साहब। और बहुत बहुत तेजी आपकी से, बिल्कुल। आपकी आपकी बातें जो अभी है बहुत सारी हैं। ओल्ड एज पे भी बहुत अच्छा खासा मामला है जी साहब। जी और इस पर एक बहुत ही खतरनाक ड्रामा मैं लिख रहा हूँ और बड़ा वक्त लग जी। रहा है, मगर बहुत बहुत जल्दी बहुत करूँगा। बहुत, संजीदा, हाँ बहुत, बहुत बहुत, तकलीफ दे हम्म, हम्म, इतने मसाइल हैं ओल्ड एज होम्स के भी, या, और जो जज्बाती कहानियां हैं। मैं हाँ, हर बार जाती हूँ लेकिन कोई भी कहानी मैं मुकम्मल सुन नहीं पाती। मैं रोती हुई आ जाती हूँ। मैं उस कहानी को मुकम्मल तक वहां तक मतलब कैसे आए यहाँ पर, क्या हुआ, वो उनकी कहानी पूरी भी नहीं होती और मैं छोड़ के आ जाती हूँ। इतनी दर्दंगेज हाँ, कहानी। बिल्कुल। तो आपकी मुरतब करदा किताब शाहीन बाग के नगमे के बारे में कुछ जी। बताइए, इसका ख्याल कैसे आया? शाहीन बाग के नगमे का यूं हुआ कि कोरोना था, लॉकडाउन था, तो सब लोग घर में बैठे हुए थे, कोरोना का दौर था। और उसी के बाद फौरन जो है फिर ये शाहीन बाग की तहरीक, उससे पहले ही शाहीन बाग की तहरीक शुरू हो चुकी थी, कोरोना की वजह से तो वो रुक गई। लेकिन जब शाहीन बाग की तहरीक चल रही थी तो हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और उस तहरीक में पूरे 3 महीने मैंने काम किया। तो कहाँ पर हमें जाना है, कहाँ पर एहतजाज है, कैसे जाएंगे, किस मुकाम पर है, कौन आ रहा है, क्या बोलना है। तो इस दौरान जो है हम वो नगमे भी हम देख रहे थे, जो नगमे हम सुनाएंगे, और इस तरह से व्हाट्सएप पर भी मुख्तलिफ लोगों के लिखे हुए आ रहे थे। तो मैं एक करती थी कि जहां कहीं मुझे कोई नगमा पसंद आता था मैं उसको उठा करके फौरन एक फोल्डर में डाल देती थी कि हमारे अगले एहतजाज में या किसी मीटिंग में पढ़ेंगे। और सबसे ज्यादा तो वो दिल को छूने वाला होता था, तो मैंने मुझे अच्छा लगता है तो मैंने उसको फोल्डर में डालती जाती थी। तो इस तरह से वो एक अच्छा खासा कलेक्शन जमा हो गया था। फिर बाद में जब ये तहरीक ही रोक दी गई कोरोना की वजह से, तो जब कोरोना शुरू हो गया तो फिर लॉकडाउन हो गया और सब घर में बैठ गए, तो फिर मैंने दोबारा वो फोल्डर खोला और एक एक नज्म को पढ़ती गई, तो मैं और ज्यादा उसकी गहराई और गहराई में डूबती गई। और ये कितने अच्छे नगमे हैं जो रास्त लोगों के दिलों से निकले हैं। और वो तड़प, वो वतन के लिए जज्बा और वो दर्द कि अगर ये होगा तो क्या होगा, तो ये सब उसमें छुपा हुआ था। और बतौर खास खवातीन की जो कुर्बानियां, जो एहतजाज था, जो मुस्लिम खवातीन का एक डिफरेंट रूप दुनिया के सामने आया। तो इन तमाम बातों का जिक्र उन नगमों में है कि किस तरह से मुस्लिम खवातीन ने, जिन्हें हमेशा कहा जाता है कि वो कंजर्वेटिव होती हैं, वो बोल नहीं पाती हैं, वो बाहर नहीं आती हैं, वो पर्दे में रहती हैं, फला फला फला, सब जितने सारे इल्जामात मुस्लिम खवातीन पर लगाए गए थे, वो ये तहरीक उन सारे इल्जामात की नफी करती है। और एक बहुत ही बहादुर और वतन परस्ती वाला चेहरा सामने आता है। तो मैंने सोचा कि ये इतना
सब कुछ हुआ है, तो इसको रकम करना जरूरी है ताकि ये तारीख में महफूज रहे, और जब भी कोई इसको पढ़ना चाहे, देखना चाहे, तो इन नज्मों के, इन कलाम के जरिए वो उसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, सोचा कि चलो इसको मुरत्तब करते हैं, यूं इस तरह से शाहीन बाग के नगमे वजूद में आए। पहली इसकी पहली यानी एडिशन जो था पहला वो ख़त्म हो गया सुना, और जी दूसरे जी, की बिल्कुल आप, हाँ सही, बिल्कुल हाँ, सही सुना। तो जी जी। वो दूसरी किताब आ गई या आने वाली है क्या? नहीं, दूसरा एडिशन निकालना होगा, अभी तो नहीं है। अच्छा अच्छा। हम्म। इन तमाम बातों में एक अच्छा साहब, अतहर फारूकी भाई हमारे उर्दू घर वाले, अंजुमन तरक्की उर्दू दिल्ली, जी, मसरूफ तरीन आदमी हैं, मगर उन्होंने आपके लिए वक्त निकाला है और बहुत बहुत अपनी है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जो मेरे लिए एजाज की बात है। और अतहर भाई भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और अतहर फारूकी भाई से मेरी गुजारिश होगी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक एपिसोड है, बाद में आप मौका निकाल के ज़रा देख लीजिएगा। और हमारी बहुत ही अच्छी बाजी निगार अजीम साहिबा अभी अभी आई हैं, आदाब निगारा। कहीं दावत में गई थी तो वहां से आने में देर हुई, निसा, तो निगार अजीम भी देख रही हैं। तो शायरी का ये मजमुआ जो है, अपनी मिसाल आप है, जो आपने बातें बताई, इस नज्म भी उसमें, आपकी भी नज्म इसमें शामिल होगी कोई? जी जी है। तो वक्त की मेरी भी कमी नज़र। की वजह से मैं और लोगों का तो नहीं, मगर आप कम से कम वो नज्म सुना दीजिए। तो जी, सुनाती हूँ, सुनना पड़ेगा मुझे, मैं जो नहीं। काफी दबीज किताब है। जी जी, जी। काफी। वंडरफुल। जी, हम्म। सुनने में टाइम जाएगा। नहीं मिलता। जी। मैं हाँ, ये एक मोटिवेशनल सॉन्ग है, मतलब तहरीक में हम चाहते थे कि और भी खवातीन हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा तादाद में जुड़ जाएं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए मैंने ये लिखा था कि आ जाओ सखी आओ, ये मुल्क सभी का है। आ जाओ सखी आओ, ये मुल्क सभी का है, मिलकर ही तो हम सबको दस्तूर बचाना है। आशाओं का हम सबको एक दीप जलाना है। आशाओं का हम सबको एक दीप जलाना है। दस्तूर बचाएंगे, दस्तूर बचाना है। दस्तूर बचाने को हर जुल्म सहेंगे हम। दस्तूर बचाने को हर जुल्म सहेंगे हम। लाठी से के गोली से हरगिज न डरेंगे हम। वाह। मैदान में आए हैं, आवाज उठाएंगे। सोए हुए जज्बों को हम लोग जगाएंगे। हिंदू हो के मुस्लिम हो, वो सिख हो के हो ईसाई। हिंदू हो के मुस्लिम हो, वो सिख के हो ईसाई। भारत के हैं सब शहरी, ये मुल्क। भारत के हैं सब शहरी, है मुल्क ये आबाई। भारत के लिए सबके पुरखों ने दी कुर्बानी। भारत के लिए सबके पुरखों ने दी कुर्बानी। गुलशन को अता की है हम सब ही ने ताबानी। एनआरसी को लागू होने नहीं देंगे हम। एनआरसी को लागू होने नहीं देंगे हम। जमहूरी जो हक है वो लेकर ही रहेंगे हम। वाह। ताकत से तुम अपनी क्या अब हमको डराओगे। ताकत से तुम अपनी क्या अब हमको डराओगे। मिट जाओगे तुम खुद ही गर हमको मिटाओगे। मिट जाओगे तुम खुद ही गर हमको मिटाओ। वाह वाह वाह। अच्छी, बहुत ही अच्छी नज्म, बहुत अच्छा गीत। इन तमाम बातों में बड़ी बड़ी बातें हुई साहब आज, और वक्त भी कम, वक्त भी हो चला। अ, जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो रह गई, मैं भूला नहीं, मैं रोका हुआ था कि भाई इसको अच्छा मूड जब हो जाए, ये सीरियस बातें ख़त्म हो जाएं,
ये करेंगे। पिछले दिनों बल्कि बहुत ही अनकरीब आपको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इसकी तस्वीर भी लगी थी, वो मिला। जी और बहुत ही मोतबर जराए से पता चला कि बड़ा भारी भरकम अवार्ड है। उमूमन देसी अवार्ड जो है सिर्फ शील्ड का होता है, मगर इसके साथ शील्ड के साथ एक लिफाफा भी था बड़ा भारी। तो आप बताइए इसकी तफसील। जी हाँ। अ, बिल्कुल आपने सही सुना है, ये उर्दू एकेडमी से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। और भारी भरकम आपने लिफाफे की बात की है, तो ये 50,000 का अवार्ड है। वाह। तो यकीनन ये अवार्ड का हुसूल आसान तो नहीं था। मैंने खुद मतलब हासिल करने के बाद पहले तो मुझे भी खुद भी यकीन नहीं हुआ। सच तो ये है कि हाँ मुझे मिला। तो फिर उसके बाद मैंने खुद का तज्जिया किया कि मैं मेरा जो भी सफर है, जो यहाँ तक पहुंची हूँ, जो अवार्ड मुझे मिला है, तो वो उसके पीछे क्या है। तो फिर मैंने तज्जिया किया, तो मैंने जाना कि एक तो है कि हमको अपने काम में हमेशा पुरजोश रहना है, मुसलसल रहना है, जोश के साथ हमको अपना काम करना है, जोश के साथ और खुशी के साथ हमको काम करना है, और हमेशा दूसरों का ख्याल करना है। और शायद वो नहीं होता जो खुद लीडरशिप करे, बल्कि वो सेकेंडरी लाइन तैयार करे। लीडर तो वो होता है जो दूसरे और लीडर्स पैदा करे। तो हमेशा दूसरों का साथ देना, उनको मौके फराहम करना, और उनके लिए भी तरक्की की राहें खोलना, और उनके लिए आसानियां पैदा करना। तो ये मैंने देखा है कि सोशल वर्क में कई मर्तबा खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं जब परेशान होती हूँ तो खुद ब खुद गायब से मदद हो जाती है अल्लाह की तरफ से। तो मैं खुद हैरान रह जाती हूँ कि ये कैसे हुआ है। तो जब हम दूसरों के लिए राहें आसान करते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे लिए भी राहें आसान कर देता है। और फिर दूसरा ये है कि एटीट्यूड, यानी कि रवैये बहुत बहुत मायने रखते हैं। हमें बहुत। इंसान हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए कि हमें क्या करना है, और हमेशा मुस्बित रवैया इख्तियार करना है। ये नहीं सोचना है कि ये नहीं हो सकता, बस यही सोचना है कि ये हो सकता है, लेकिन कैसे, उसके लिए हमें रास्ते तलाश करने की जरूरत होती है। बल्कि ठान लेना चाहिए कि ये करना है तो करना है। तो इसी पर मेरी नज्म का एक छोटा सा बंद है, बिल्कुल छोटा सा, वो मैं सुनाना चाहिए, जिस तरह से कि मैं हूँ जिद्दी ठान लूं जो, मैं हूँ जिद्दी ठान लूं जो, कर गुजरती हूँ मैं वो, देखती हूँ ख्वाब भी मैं, ख्वाब की ताबीर को मैं ढूंढती हूँ, मंजिलों को पाने का भी हौसला रखती हूँ मैं। हाँ मैं बस ऐसी ही हूँ, हाँ मैं बस ऐसी ही हूँ। और फिर बहुत हमें खूब। अपना गोल हमेशा याद रहना चाहिए कि हमें कहाँ पहुंचना है। तो अगर ये चार चीजों पर अगर हम अमल करते जाएं, तो यकीनन हमारा जो गोल है वहां तक हम पहुंच सकते हैं। ये तमाम बातें अपनी जगह बहुत अच्छी हैं, मगर वो लिफाफा खत्म तो नहीं हुआ अभी? खर्च जी तो नहीं जी। कर दिया आपने? खर्च तो नहीं किया आपने अभी? जी साहब। अच्छा, आप रिजवान भाई, हमारे मोहम्मद रिजवान अली झारखंड से कह रहे, मज़ाहमत की बेहतरीन तर्जुमानी करती हुई आपकी नज्म और आवारगी का शुक्रिया। जावेद दानिश साहब का शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। जी और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम करम फरमाओं का, जितने लोग देख रहे हैं। और तो मोहतरमा, दो वक्त हो गया, मगर चलिए दो एक सवाल और ले लेते हैं कि आपका काम सभी देख रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं कि बड़ा स्ट्रेस वाला काम है आपका। तो सुकून के लिए आप हैदराबादी बिरयानी और हलीम के अलावा क्या खाती हैं? पुरसुकून हैं आप? खाने की तो बात नहीं है, लेकिन पुरसुकून रहने के लिए खुद के साथ भी कुछ वक्त गुजारना जरूरी है। वाह। खुद से बातें करना, जर्नलिंग करना, मेडिटेशन करना, और वो काम करना जिससे हमें खुशी। इंसान को जो काम पसंद होता है वो करके यकीनन उसे मसरत हासिल होती है। चाहे वो म्यूजिक का सुनना हो, चाहे वो मुतालिया हो, या वो कुछ लिखना हो। तो जो भी हमारी मनपसंद चीज होती है, जो हमारा मशगला होता है, उसको जब हम करते हैं तो यकीनन हमें सुकून महसूस होता है। और स्पेशली हम लोग तो ज्यादातर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हैं, ताकि हम पुरसुकून रहें और वाह। आराम की नींद सोएं। कामयाबी आपके नज़दीक क्या है? खुद को कामयाब तस्वुर करती हैं आप? जी बिल्कुल। मेरे नजदीक कामयाबी वो है जिससे हमारा जमीर मुतमईन हो। और वाह। अगर हम खुद से सवाल करें, जैसे मैं ये सोचती हूँ कि मैं अक्सर, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि हम अपने आप से सवाल करते हैं,
तो मैं अपने आप से सवाल करती हूँ, मान लो कि मैं मर जाऊंगी, तो मैं जब जाऊंगी ऊपर तो अल्लाह ताला पूछेंगे कि ये सिचुएशंस थे, डिफरेंट सिचुएशंस थे, इन हालात थे, अच्छे बुरे जो भी थे, इन हालात में आपने क्या किया। तो फिर मैं याद करती हूँ, तो मैं खुद ही ढूंढती हूँ अपने मिसालें कि मैंने क्या किया। तब मुझे तसल्ली जरूर होती है कि मैं जो कुछ कर रही हूँ, यकीनन उससे मैं और मेरा जमीर दोनों मुतमईन है, और मेरा रब जानता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला नीयतों का जानने वाला है। तो हमारी नीयत साफ है, और हमारा जमीर अगर हमें इस बात की गवाही देता है कि जो तुम कर रही हो वो सच है, तो फिर बस यही कामयाबी है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर वो वजीफा आपने नहीं बताया कि जिससे पढ़ने से ये साहब ये सारे मामलात होते हैं। जी साहब, चलिए अल्लाह सलामत रखे आपको। जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? जी कुछ नहीं, बस जो भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह, और जो बस जो मिला अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मिला अल्हम्दुलिल्लाह। भाई कोई वाह, रिग्रेट्स नहीं है जिंदगी से। बहुत अच्छे। मैं समझती हूँ कि जैसे अगर यही लाइफ टाइम अचीवमेंट की बात कर लें, तो मैं कहती हूँ कि चलिए लाइफ टाइम का अचीवमेंट मिल गया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने दे दिया, तो अब और क्या चाहिए। तो और ये भी एक है कि इंसान उसी वक्त पुरसुकून रहता है जब वो सब्र करे, शुक्र अदा करे और दुआ करता रहे। जो मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं मिला उसके लिए दुआ करते रहे, और जो कुछ अल्लाह ताला ने अता किया, जिन हालात में भी रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब हम देखते हैं तो हमारे से जो और ज्यादा जो अबतर हालात में जी रहे हैं, उनको देखे तो बहुत हिम्मत मिलती है कि हम वाकई में बहुत अच्छे हालात बहुत में हैं। अच्छे, बहुत अच्छे। शाइना खान साहिबा कह रही हैं, जावेद दानिश, कंग्रेचुलेशन टू यू फॉर दिस सक्सेसफुल 199th एपिसोड। यू आर वेरी टैलेंटेड एंड डिटरमाइंड आर्टिस्ट। बहुत बहुत यस, शुक्रिया। सही। शाइना खान साहिबा हमारे करम फरमाओं में हैं। ये हमारे उस्ताद मेंटर थे हमारे जी रेडियो के, जिन दिनों में अलीगढ़ में पढ़ रहा था। रिफत सरोश साहब की दुख्तर नेक अख्तर हैं, और बहुत जल्दी जी हम इनको भी मैंने जहमत देंगे। शी इज़ वेरी जी। टैलेंटेड माशाल्लाह, बहुत काम कर रही हैं शाहिना साहिबा। मा- और अब बहुत से दोस्त अब आ रहे हैं, तो उनको मालूम होना चाहिए कि ये बस अब ट्रेन रुकेगी नहीं, जाया चाहती है। तो मुकर्रमी व मुअज़्ज़मी रफ़िया नौशीन साहिबा, समीम क़ल्ब से आपका शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना बेहद कीमती वजीफ़ों वाला वक्त इनायत किया, बल्कि सूरत हाल से मुफीद जानकारी भी दी है हमें। और जो कम्युनिटी में जो कुछ काम हो रहा है उस पर बड़ी अच्छी और बहुत ही अ, उम्दा बातें हुई हैं। दोस्तों, आप सबका भी फ़र्दन फ़र्दन शुक्रिया। हर शंबे यानी सैटरडेज़ की मेरी सुबह और आपकी शाम, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़्कार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पर राग़िब किया करें कि और साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें। बुज़ुर्गों ने कहा है कि ये बड़ा नेक काम है। और क्योंकि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग ता देर जला करता है। एक खुशखबरी ये है कि अगले हफ्ते आवारगी विद दानिश के 200 एपिसोड ये जो होने जा रहा है, अभी शाइना साहब ने याद भी दिला दिया मुझे, मैं भूल गया था। ये सब आपकी हौसला मुबारकबाद आपको अफजाई, बहुत बहुत। और ये सब आपकी हौसला अफजाई और आपकी मोहब्बत का समर है, और आपकी क़ुव्वत बर्दाश्त का समर है कि साहब आपने इतना 200 एपिसोड, 199 एपिसोड बर्दाश्त कर लिए। बहुत बड़ी बात अगले हफ्ते है, के लगा। खास एपिसोड की मायानाज मेहमान होंगी सिल्वर स्क्रीन और थिएटर की वन एंड ओनली सीमा आजमी साहिबा। जरूर अच्छा, शरीक हो जी साहब। अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब, मुझे ये मौका देने का और सारे नाजरीन से मुलाकात का शर्फ देने का। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज, खुदा और हाफिज। सबके लिए शब बखैर। आ, चलते चलते निगार अजीम साहबा कर रही हैं, दिली मुबारकबाद जावेद दानिश, बहुत कामयाब है आपकी आवारगी। साहब आपकी दुआओं का समर है। शफीक बेग हमारे लेट लतीफ़ दोस्त हैं, और इन्होंने कसम खाया हुआ है कि किसी प्रोग्राम में टाइम पे नहीं आएंगे। तो जब प्रोग्राम ख़त्म होता है तो आकर दिल जलाते हैं और सलाम करते हैं। खुदा हाफिज। आदमी को लगा देते हैं आपके दरबार में। चलिए,
मैं इसको रैप अप कर दूं साहब, 1 मिनट। दोस्तों, नवाजिश करम खुशबाश।